हेलो दोस्तों, आज की कहानी है रात की वेश्या भाग 21। रफीक साहब, फजल के मदरसे से जब एक के बाद एक दरिंदे मेरे ऊपर से उतरता गया तो मैं बेहोश हो गई। मुझे पता नहीं अंत तक कितने खुदा के बंदे ने मेरा स्वाद चखा। मुझे होश आया तो मैं चारपाई पर नंगी पड़ी थी। पैरों में हड़कल के साथ पेड़ों में दर्द हो रहा था। मैंने चारपाई से उतार कर अपने कपड़े पहने, थोड़ा पानी पे और चारपाई पर आकर बैठ गई। फजल जमात में गया हुआ था। वह 10 दिन बाद ही वापस आएगा। हो सकता है फजल जमात से लौटते ही मुझे तलाक दे दे और मुझे वली मोहम्मद के पास ही जाना पड़े। अहमद साहब, मैंने बहुत सोच विचार किया और भोर होने से पहले ही यानी उस समय वहाँ से निकल भागने का निर्णय ले लिया। सुबह तक का इंतज़ार किया तो कहीं देर न हो जाए। कयूम के द्वारा पकड़े जाने का भय था। अगर कयूम ने 10 दिन तक रोक लिया तो फजल आते ही तलाक दे देगा। तलाक के बाद ही वही पीछे मुड़कर वली मोहम्मद, मगर मैं किसी नए ठिकाने की खोज में थी जहाँ सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकूं। मेरा नसीब मुझे कहाँ ले जाएगा ये तो पता नहीं, मगर यहाँ से कैसी भी निकलूं। तैयारी के नाम पर मुझे कुछ नहीं करना था। दुल्हन नहीं हूँ जो रुखसत होकर जाऊंगी। जो कपड़े मैंने पहन रखे थे वही काफ़ी थे। देर सवेर के लिए एक शॉल और उठा लिया। पैसों के नाम पर मेरे पास थैला भी नहीं था। मैंने मदरसे को अलविदा कहा और निकल पड़ी एक अंतहीन सफ़र पर। अंधेरे में ही 2 घंटे पैदल चलने के बाद सूर्य की प्रकाश की किरणें अंधेरे को खाने लगी और भोर प्रतीत होने लगा। मैं भी लगभग 7 किलोमीटर निकल आई थी। पैदल चलते चलते पैरों में दर्द भी होने लगा था। प्यास से गला भी सूख रहा था। तनिक विश्राम करने बैठ गई जहाँ एक बड़ी सी नई इमारत बन रही थी। पैरों के दर्द की वजह से मैं लगभग 1 घंटे वहीं बैठी रही। थकान के साथ भूख भी लग रही थी। सूर्य का प्रकाश तेज होता गया तो काम पर करने वाले मजदूर इकट्ठे होने लगे। मुझे भी जिंदा रहना तो काम तो करना ही होगा। पेट की श्रद्धा शांत करने के लिए मैंने वहीं मजदूरी करने की जुगाड़ भी लगा ली। अख्तरी ने ठेकेदार कमर आलम से कहकर मुझे भी काम पर लगा लिया। मुझे परात में भर भर कर बजरी ढोने का काम मिला। भूख और रात में हुए कृत्य से मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। बार बार सर में चक्कर आ रहा था। मुंह जल्दी जल्दी सूख जाता। खाली पेट पानी पीने से पेट में धक्का सा लगता। फिर भी मैं बजरी की परात सर पर रखकर बजरी ढोने लगी। 15-20 बरात बजरी मैंने भी डाल दी, मगर बेजान जिस्म से कब तक बजरी ढोती। रास्ते में बजरी की परात लेकर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। ठेकेदार कमर की बंदों ने मुझे उठाकर सरकारी अस्पताल में डाल दिया। दूसरे दिन मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। ऊपर ग्लूकोज की बोतल लटक रही थी। होश आने पर मेरा नाम और पता पूछा गया तो मैंने शबनम ही बताया, मगर पता पठानकोट के नाम से ही गलत बता दिया। मुझे कोई बीमारी तो नहीं थी। भूख और प्यार से मैं मूर्छित हुई थी। होश आने पर अस्पताल से मुझे छुट्टी मिल गई तो मैं उसी बिल्डिंग पर पहुंच गई। शाम तक ठेकेदार ने मुझे कोई काम नहीं लिया क्योंकि मैं अस्पताल से छुट्टी होकर आई थी। शाम को छुट्टी के समय ठेकेदार ने मुझे 100 रुपये देते हुए पूछा, कहाँ रहती है? कहीं नहीं। कहीं नहीं? तेरा घर कहाँ है? कहीं नहीं। तो रात को कहाँ रुकेगी? यही रुक जाऊंगी। यहाँ तो कोई नहीं रहता, तू अकेली कैसे रह लेगी? तभी अख्तरी बीच में बोल उठी, अकेली है तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। मेरे साथ मेरे घर रह लेगी। अहमद साहब, मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं था। अख्तरी के साथ जाने के लिए मुझे कुछ सोचने की आवश्यकता भी नहीं थी। वह तो मेरी मजबूरी थी। न जाती तो रात को कहाँ रहती। इसलिए मैं अख्तरी के साथ चली गई। अख्तरी के यहाँ मैंने रात को खाना खाया। ठोकरों को झेलते झेलते मुझे भूख प्यास सब गायब थी। खाने की भी इच्छा नहीं थी, मगर जीने के लिए कुछ तो खाना ही था। सो खाया। ठेकेदार ने मुझे 100 रुपये दिए थे, वो मैंने खाने के बदले अख्तरी को दे दिए। सोचा रात तो चैन से कट जाएगी, मगर मेरा दुर्भाग्य कहाँ पीछे छोड़ने वाला था। कहते हैं जहाँ जाएगा ऊखा वहीं पड़ेगा सूखा। मेरे साथ भी वही हुआ। क्या अख्तरी ने तुझे रात में ही भगा दिया? रफ़ीक ने पूछा। हाँ अहमद साहब, ऐसा क्या हुआ जो अख्तरी तुझे अपनी इच्छा से साथ लेकर गई थी, उसने तुझे रात में ही क्यों भगा दिया? अहमद साहब, अख्तरी के परिवार में 5 बच्चे और 2 मियाँ बीवी, कुल 7 सदस्य थे। घर में कोई चारपाई नहीं थी। एक ही झुग्गी में सभी ज़मीन पर सो रहे थे। अख्तरी पूरे दिन मजदूरी की थकान से बेसुध सो रही थी। मैंने कोई काम नहीं किया था। अस्पताल से छुट्टी होकर आई थी, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। पड़ी पड़ी अपनी ज़िंदगी के झमेले को याद कर रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। रह कर मैं अपने नसीब को कोस रही थी।
तभी अख्तरी की नींद का लाभ उठाते हुए अख्तरी का शोहर अपनी जगह से उठकर मेरे पास आकर मेरी बगल में लेट गया। मैंने धीरे से उसे धक्का भी दिया, मगर वह टस से मस भी नहीं हुआ। उसके हाथ पैर धीरे धीरे मेरे ऊपर चलने लगे। मैं उन्हें उठा उठा कर अलग कर रही थी, मगर वह नहीं माना। मैं हाथ को हटाती तो मेरे पैर ऊपर रख देता और पैर को हटाती तो हाथ को। मुझे भय था कि अख्तरी जाग गई तो क्या सोचेगी, इसलिए मैं बड़े आराम से धीरे धीरे उसका विरोध कर रही थी। चीखने चिल्लाने से अख्तरी के जागने का भय था, बात बिगड़ने का डर था, मगर वह नहीं माना। उसने अपने आलिंगन में मुझे भर लिया। मैंने कई धक्के मारे, वह मुझे जकड़े पड़ा रहा। सरकते सरकते मेरे ऊपर तक आ गया। मुझे अख्तरी का भय खा जा रहा था। मैं चिल्लाना भी नहीं चाह रही थी, कहीं मेरी आवाज़ से अख्तरी न जग जाए, मगर वह मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाता रहा। उसने अपने पैरों से मेरे पेटीकोट के ऊपर कर दिए और दोनों हाथों से मेरे जेठ भर का धीरे धीरे बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। वह अपने अभियान में सफल भी हो गया। मैं व्यवस्थित अधिक विरोध करने पर अख्तरी के जागने का डर था, मगर उसे किसी का डर नहीं था। वह अपने कृत्य में लगा रहा। मजबूरी में भी मैं चुपचाप पड़ी रही। बहुत देर तक करते करते जब उसका श्वास बढ़ी तो बगल में पड़ी औरत का जागना स्वाभाविक था। वही हुआ जिसका मुझे डर था। अख्तरी ने अपने शोहर को मेरे ऊपर पड़े हुए देखा तो जागते ही सोरा दो सरों पर मेरे सर रख दिया। मैं कुछ उल्टी को अपने साथ लाई ही। मैं तो अनाज समझ कर रही थी, मेरे शोहर पर ही हाथ साफ कर दिया। ज़माना ही खराब है, ये का सहयोग करो वह सर पर चढ़ता है। तू इस लायक नहीं कि तुझे आश्रय दिया जाए, चल भाग यहाँ से, उल्टा कहीं की। अहमद साहब, मैं रात में ही अख्तरी की झुग्गी छोड़कर चल दी किसी दूसरे पड़ाव की खोज में। अख्तरी की झुग्गी छोड़कर रात में तू कहाँ गई? अहमद साहब, अख्तरी ने मुझे अपनी झुग्गी से धक्का देकर निकाल दिया। स्वाभाविक ही है, कोई भी औरत यह बर्दाश्त नहीं कर सकती जो उस रात झुग्गी में हुआ। अख्तरी का गुस्सा वाजिब था। मेरी बदनसीबी मुझे लगातार ठोकर लगा रही थी। लौटकर किसी के पास जा नहीं सकती थी, न फजल के पास, न वली मोहम्मद के पास, न जलालुद्दीन के पास और न ही अपना खाला फरीदन के यहाँ। जफ़र का तो मुझे अता पता ही नहीं था। जाना था तो सिर्फ एक अनजान सफ़र पर, मंजिल कहाँ है यह भी नहीं पता। अभी तक तो सिर्फ पड़ाव ही पड़ाव मिले थे। एक पड़ाव छूटा तो दूसरा पड़ाव ही मिला। मंजिल तो अब जहन में भी नहीं थी। मैं अब भूल चुकी थी कि कहीं मंजिल भी मिलेगी। मेरा नसीब मुझे दर दर घुमा रहा था। जिस पड़ाव पर रुकती वही ठोकरों से मेरा सत्कार होता और बलात्कार से रुखसत। यही मेरी नीति बन चुकी थी। एक भूल ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जफ़र के साथ न भागती तो अपने परिवार में चैन से रह रही होती। वहीं किसी झुग्गी में मेरा निकाह हो ही जाता, एक शोहर के साथ ज़िंदगी कट जाती। मगर जफ़र ने मुझे दिल्ली की रजिया सुल्तान बनाने के सपने दिखाए। रजिया सुल्तान तो नहीं, रंडी ज़रूर बन गई। जफ़र मेरी खाला फरीदन का पूर्ण योगदान मिला मुझे रंडी बनने में। खाला चाहती तो मुझे बचा सकती थी, मगर उसने भी बली की मोहम्मद के यहाँ भेज दिया। यह सब कहानी तो मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। अख्तरी की झुग्गी छोड़ने के बाद तू कहाँ गई? रफ़ीक साहब, मैं जाती कहाँ, मेरा कहीं ठिकाना तो नहीं था। बस चलते चलते जहाँ पहुँच गई वही पड़ाव बन गया। अख्तरी ने मुझे लगभग आधी रात को ही धक्का देकर निकाल दिया। दिल्ली की सड़कों पर मैं बिना किसी मंजिल के जिधर मुंह उठा उधर ही पैर चलने लगे। चलते चलते भोर होने से पहले मैं ऐसी जगह पहुंच गई, वहां भी एक बहुत बड़ी इमारत बन रही थी। जगह जगह तंबुओं में लेबर के आदमी सो रहे थे। मैंने सोचा यही काम मिल सकता है, तो वहीं बैठकर भोर होने की प्रतीक्षा करने लगी। भोर हुई, सुबह किरणें नया सवेरा लेकर फैलाने लगी। इमारत के प्रांगण में चहल पहल शुरू होने लगी। बावर्ची खाने में चाय वितरित होने लगी। मैं वहां पहुंच गई तो मुझे भी चाय मिल गई। मैंने काम के लिए फरियाद की तो एक बंदे ने मुझे ठेकेदार अली हसन के पास पहुंचा दिया। ठेकेदार, यह झाड़ी के लिए आई है। ठेकेदार ने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा और देखता ही रह गया। खुदा ने ऐसे हुसन मुझे दिया था। अली हसन, क्या नाम है तेरा? शबनम। माशाल्लाह, कुछ पढ़ी लिखी है? थोड़ी सी मिडिल पास हूँ। लिखी पढ़ी का काम कर लेगी या पराठ डालेगी? जो भी काम मिल जाए वही कर लूँगी। तो ले पकड़िए रजिस्टर, सभी मजदूरों की हाजिरी लगाना। बालू, रेत, बजरी, सीमेंट की परात गिननी है। रफ़ीक साहब, मैंने सभी मजदूरों की हाजिरी चढ़ाई और उसके बाद दोपहर तक परातों की गिनती रजिस्टर में चढ़ाती रही। दोपहर को 1 बजे खाने का समय हो गया। मुझे भी अन्य मजदूरी के साथ बावर्ची खाने से खाना मिल गया। 2 बजे से शिफ्ट फिर शुरू हो गई। सभी लोग अपने अपने काम पर लग गए। शाम को काम खत्म होते ही सभी का हिसाब किताब शुरू होगा। सभी को बकाया एक हफ्ते का भुगतान मिल गया। मुझे भी एक दिन का भुगतान 100 रुपये मिल गया। रफ़ीक साहब, दिन तो काम करते करते कट गया, मगर रात कहाँ ही कट जाए।
दिन भर सभी लोग मुझे कातिल निगाहों से देखते रहे। रात को मैं कहाँ जाऊँ, यह सब बड़ी समस्या थी। तभी ठेकेदार हसन ने पूछा, कहाँ रहती है? कहीं नहीं। रात को कहाँ रहेगी? जहाँ भी जगह मिल जाए। मेरे तंबू में रह लेगी? अहमद साहब, इज्जत और शर्म तो बची नहीं थी जिसका मुझे डर हो। रात तो कहीं ना कहीं काटनी ही थी, सो मैंने ठेकेदार हसन से हाँ कर दी। ना कहती तो कहाँ जाती? रात को बावर्ची खाने में खाने खाकर मैं हसन के तंबू में चली गई। हसन अकेला ही रहता था, इसलिए एक ही चारपाई बिछी थी। मैं जाकर ज़मीन पर लेट गई। जल्दी ही मुझे नींद भी आ गई। रात को मेरी आंखें उस समय झकझोर दिया। नीचे ज़मीन पर क्यों सो रही है? तो कहाँ सोऊं? इस चारपाई पे। हसन ने चारपाई की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, आप कहाँ सोएंगे? इसी चारपाई दोनों सो जाएंगे। मैं भी 4 महीने से घर नहीं आया हूँ, इस बहाने कुछ हल्का भी हो जाऊँगा। तू आ गई है तो तेरा कुछ तो लाभ मिलेगा, तेरा भी अतिरिक्त कमाई हो जाएगी। और हसन ने मुझे बाहों में पकड़कर उठा लिया और चारपाई पर लेटा दिया। हसन भी मेरे बगल में लेटकर मेरे ब्लाउज़ का हुक खोलने लगा। रफ़ीक साहब, विरोध मैंने इसलिए नहीं किया कहीं कयूम जैसा ना हो जाए। कयूम की बात मान लेती तो सामूहिक बलात्कार से तो बच जाती। वहाँ भी हसन के पास बहुत मजदूर थे। ये सोचकर मैं हसन को झेल गई। हसन की आँख शांत हुई। उसने अपनी जेब से निकालकर मुझे 50 का नोट थमा दिया। थमा कर बोला, बराबर वाले तंबू में चली जा। मैंने बोल दिया, तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी, कई बंदे हैं। रफ़ीक साहब, हसन की बात सुनकर मेरा जिस्म सुन पड़ गए। कई लोग हैं? सामूहिक बलात्कार का दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। दिमाग में घड़ियालों की ध्वनि गूंजने लगी। सर में चक्कर आने लगा। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मना करने पर कहीं ज़बरदस्ती न हो, यही सोचकर मैंने हसन से हाँ तो कर दिया और मैं हसन के तंबू से बाहर भी निकल आई, मगर बराबर वाले तंबू में नहीं गई। मैं तो तेज़ चलती जल्दी इमारत के प्रांगण से बाहर निकलना चाह रही थी। तभी इमारत के अंदर ही बजरी खाली करके एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। ट्रक नज़दीक आ गया तो मैंने उसे हाथ दे दिया। ट्रक ड्राइवर ने ट्रक रोककर मुझे ट्रक में बैठा लिया और ट्रक इमारत के पीछे छोड़ता हुआ सड़क पर दौड़ने लगा। ट्रक वाले ने, तुझे कहाँ छोड़ा? रफ़ीक साहब, छूटने तो मेरे नसीब में था ही नहीं, जिसने पकड़ा उसी ने रगड़ा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों, ये था रात की वेश्या भाग 21। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।